बजट पेश करने से पहले, लोकसभा में जाने से, संसद भवन पहुंचने से पहले राष्ट्रपति भवन गई हैं वित्त मंत्री, और राष्ट्रपति ने उनको शायद दही चीनी खिलाई है। शुभ काम से पहले मुंह मीठा कराया जाता है, दही चीनी खिलाने की परंपरा हम सब लोगों के घरों में है। तो ये एक अच्छी तस्वीर, राष्ट्रपति दही चीनी खिला रही हैं वित्त मंत्री को। महिला राष्ट्रपति, महिला वित्त मंत्री, 9वां बजट वित्त मंत्री जो है वो पेश करेंगी। तो बस अब थोड़ी देर में संसद पहुंचेंगी और वहां पर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी इस बजट के लिए। अब से कुछ ही देर में, और 10:15 बजे तक की मंजूरी मिलेगी, और फिर बताया जा रहा है कि 11 जो औपचारिक वक्त होता है 11 बजे का, तब बजट भाषण जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो दही चीनी का स्वाद जो है वो आम आदमी तक भी उतना ही मीठा रहेगा कि नहीं, अरे ये द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू, ये वो मतलब हर साल करती हैं, ऐसा है। बिना दही चीनी स्वाद के लिए थोड़ी नहीं, शुभ काम के लिए लोग उसकी मिठास, सर मैं उसकी मिठास की बात कर रही हूं। मिठास पहुंचने की अपेक्षा ना करें, वो मिठास निर्मला वैसे बजट से पहले वो हलवा सेरेमनी की एक परंपरा है, अब उसमें दही चीनी भी जुड़ गई है। विवेक जी जी, जो हलवा सेरेमनी तो वहाँ होता है जहाँ बजट छपने की शुरुआत होती है, फिजिकल कॉपी छपने की बात होती है। 10 दिन पहले जब फिजिकल कॉपी शुरू होती है उस समय, जो इसलिए भी होता है ना कि सारे अधिकारियों को वहीं रोक लिया क्वारंटीन में। अब वैसा नहीं रहा, लेकिन बहुत हद तक अभी भी 10-15 लोग छपता भी है कि नहीं छपता है मुझे पता नहीं। डिजिटल वही बता रहे थे, डिजिटल कॉपी निकाल लेते होंगे। ड्रीम बजट कहा जाता है, चिदम्बरम ने जो पेश किया था। 5 बजट में तो आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे वित्त मंत्री जी से। पिछले 9 बजट की अगर बात कर लें तो वित्त मंत्री जी के हिसाब से सबसे खास बजट या सबसे चैलेंजिंग बजट, दोनों चीजें कौन कौन सी लगी उनको? देखिए, 1997 के बजट को आप ड्रीम बजट बोलते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। वो पहला बजट था बहुत सालों में जिसमें टैक्स रेट घटा था और एक स्लैब बेस्ड स्ट्रक्चर आया था 10%, 20%, 30% का, जो अगले हमको लगता है कि 20 साल तक इंटैक्ट रहा। उस हिसाब से अगर टैक्स छूट की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में जितनी टैक्स छूट मिली है, मुझे लगता है इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक के बजट्स में किसी में नहीं मिली है। एक समय अर्ली 80s की बात करें तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन ऑलमोस्ट हाईएस्ट टैक्स स्लैब के लिए 97% पहुंच गया था। ऐसा भी समय था, अच्छा, एट द पीक ऑफ सोशलिज्म। अब इस बार के बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री है। पहले 25 लाख पे अगर आप स्लैब बेस्ड कैलकुलेशन करें तो लगभग 10% टैक्स है। अगर घर में 2 लोग 12-12 लाख कमा रहे हैं तो 24 लाख तक टैक्स फ्री इनकम है। तो मुझे लगता है कि पिछले बार का बजट इन मेनी वेज, अगर हिस्ट्री में देखें कि इन टर्म्स ऑफ रिलीफ जिसने सबसे ज़्यादा दिया, तो पिछले बार 2025 का बजट मैं देखूंगा। सबसे चैलेंजिंग बजट अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो 2020 का बजट, क्योंकि हमने बजट पेश किया, उसके 2 महीने बाद एक ऐसी महामारी आई और हमारे सारे बजट कैलकुलेशंस जो थे वो इधर उधर हो गए, क्योंकि उसकी उस लेवल का प्रेडिक्शन किसी ने नहीं किया था कि लॉकडाउन लग जाएगा, उसके बाद चीज़ें होंगी। तो 2020 और 2021 एक ऐसा पीरियड था जहां पे कि बजट के बाहर मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग। पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई है वित्त मंत्री, देखें यहाँ भी क्या कुछ कहती हैं। नहीं कुछ नहीं, सीधा अंदर जा रही है कैबिनेट की मीटिंग के लिए। ये बजट में ही बोलेंगी, उसके पहले तो नहीं बोलेंगी। लेकिन तस्वीर यहाँ भी पहले तो फोटो ऑप होगा, वो फोटो ऑप हो गया। संसद भवन पहुंची है और उसके गेट पर तस्वीर खिंचा रही है वित्त मंत्री। वित्त राज्य मंत्री को भी बुलाया उन्होंने, चौधरी जी भी साथ में है। और अब यहाँ से बस इंतजार कैबिनेट की मीटिंग का, फिर 11 बजे उनका भाषण शुरू हो जाएगा। तो कैबिनेट से बजट की मंजूरी लेंगे और उसके बाद 11 बजे वो भाषण शुरू होगा, जिसका इंतजार इस वक्त हर आमो खास और पूरी दुनिया के लोग भी करते हैं कि भाई क्या कुछ घोषणाएं होंगी, किस तरह से आगे की फ्यूचर प्लानिंग होगी। और जो पार्ट बी का जिक्र देवेंद्र कर रहे थे कि इस बार उसमें ऐसा बहुत कुछ होगा जो, और बजट भाषण आप इंडिया टीवी पर हिंदी में देख पाएंगे, पूरी बजट स्पीच वित्त मंत्री की, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलती हैं। आज आपके लिए विशेष इंतजाम, हिंदी में आप बजट स्पीच को सुन पाएंगे। और पार्ट बी टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, बताया जा रहा है, वहाँ वित्त मंत्री का फोकस आज ज़्यादा होगा उस पार्ट पर। देखते हैं उसमें वो क्या नई ऐलान करती हैं। योगेंद्र जी, एक चर्चा वो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम की अभी भी चल रही है कि नई टैक्स रिजीम को और पॉपुलर बनाना चाहती है सरकार। अभी तक तो काफ़ी लोग माइग्रेट कर चुके हैं, लेकिन स्कीम में देखिए, फैक्ट इज कि गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग जो है धीरे धीरे जो है ट्रांजिशन जो है न्यू टैक्स रिजीम की तरफ करें। इसमें जैसा भी आपने बोला कि इंडिया के अंदर जो, अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात करते हैं और जिसमें वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड, वो जो है देखिए वो ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग में नहीं बिलीव करते हैं और वो स्पेंड करने में बिलीव करते हैं। और साथ के साथ एक इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे बेसिकली इवन रिस्क टेकिंग एलिमेंट इन्वॉल्व है।
इसी का रीज़न है, अगर आप ये देखिए कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट्स में हुआ है इन पास्ट 5 ईयर्स। तो इस मामले में मैं ये मानता हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम में देखिए एक दो चीज़ें ये जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक दो सेक्टर्स को आपको ग्रो करना है और डेवलप करना है, उसमें मैं ये मानता हूँ कि एक चीज़ जो डिडक्शंस जो हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है जो अभी तक आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता था, तो गवर्नमेंट अगर आपको हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना है और उसको कंटिन्यूसली आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे, तो उस डिडक्शन को आप जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ला सकते हैं और वो एक बहुत मेजर रिलीफ रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक अंतर दोनों में क्या है? नई टैक्स रिजीम में जो है टैक्स स्लैब्स कम है, मतलब स्लैब्स की दरें कम है, लेकिन डिडक्शंस नहीं है, एग्जेम्पशंस नहीं है। Exemptions लेकिन वो नहीं है, deductions home loan नहीं है, वाली exemptions और नहीं है। वो तमाम देखिए, जो exemptions हैं वो नहीं। एग्जैक्टली जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो जो आज भी अभी इन इफेक्ट है, उसमें जो है आपको हर तरीके की डिडक्शंस जो हैं वो अवेलेबल है और एग्जेम्पशंस जो हैं न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज। तो मेरा ये मानना है कि उसको आप जो है एक इनोवेटिव और बना सकते हैं इस तरीके से कि आप जो, क्योंकि देखिए अगर हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा है जो इकोनॉमी को बहुत मेजरली जो है अफेक्ट करता है और उसमें बहुत जरूरी है कि अगर आपको इस सेक्टर को कंटिन्यूसली आपको देखना होम लोन्स कुछ सस्ते हो सकते हैं ऐसी उम्मीद रखें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि भाई मिडिल क्लास जो है आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा प्रेशर जो है उसी रीढ़ की हड्डी पर डाला हुआ है, चाहे फिर वो महंगाई का हो या टैक्स का हो। तो मिडिल क्लास, अगर चलिए आपने कह दिया पिछली बार बम्पर दिया था टैक्स स्लैब में, अगर वहां से राहत नहीं मिलेगी तो एक मिडिल क्लास आदमी कहां से राहत की उम्मीद इस बजट में करे? एग्जैक्टली और देखिए जब गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से आप जो है मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला सकें, तो उसके देखिए दो ही तरीके हैं, या तो आप इनकम जनरेशन के न्यू इनोवेटिव स्कीम्स लेके आएँ जिसमें आप इनकम को जनरेट करने का साधन बने, या फिर आप जो है टैक्स कट्स जो हैं वो आप दें इन डिफरेंट वेज जो है। तो मेरा ये मानना है कि न्यू टैक्स रिजीम में देखिए स्लैब रेट्स में तो जो है वो चेंजेस नहीं देखता हूं मैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो उन्होंने चेंजेस करी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और मेरे ख्याल से सस्टेनेबल है आगे। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि आप किस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हैं 75,000 से 1 लाख, और एक ये कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन उसको शामिल कर दें, पे जो डिडक्शन भी जो है जो 2 लाख की लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड की पिछले 10 साल से स्टैटिक है, उसको आप जो इंक्रीज करके 3 लाख। देखिए पिछले साल तो काफी बातें मिडिल क्लास को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी की थी, वित्त मंत्री ने भी बार बार जिक्र किया था, इस बार कुछ खास मिडिल क्लास के लिए हो सकता है क्या? पिछले बार के बजट के बाद मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा रिलीफ जीएसटी के फॉर्म में दोबारा मिला। आप सारी बातें पास्ट टेंस में कर रहे हैं मिडिल क्लास के लिए। देखिए क्योंकि फ्यूचर का पता ही नहीं किसी को। स्पेकुलेट करना बजट पत्र सही नहीं होगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। के बाद मुझे ये लगता है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की बात हम कर रहे थे उसमें एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल है, सरकार उस प्रिंसिपल को ब्रेक करे कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में लगभग, अगर मेरी जानकारी सही है तो 1/3 टैक्स पेयर्स ही बचे हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जिन्हें वो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा मिलता है। जैसे अगर किसी का बड़ा हाउसिंग लोन है तो ज्यादातर चांस है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगा, लेकिन पिछले 2 सालों में 2/3 टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा ना हो कि 5 साल बाद जाके, क्योंकि आपने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर दिया कि 5 साल बाद जाके वो वही बन जाएगा। एग्जैक्टली तो सरकार वो कॉल लेगी कि नहीं वो देखने के लिए। प्राइम मिनिस्टर और सरकार ने सैद्धांतिक पहले तो एक साथ करने जा रहे थे, सारे एग्जेम्पशंस खत्म कर दो, ये रिकमेंडेशन थी, लेकिन फिर हाइब्रिड मॉडल ढूंढा कि दोनों चलाओ, लोगों को तय करने दो कि किसमें जो है फायदा है, किसमें वो रहना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि न्यू जो टैक्स रिजीम है उसमें एग्जेम्पशंस डाले जाएंगे। हाँ, वो एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल है कि सरकार वो कॉल लेगी कि नहीं, क्योंकि उसमें डेंजर ये है कि अगर वो आप डालते हैं तो 5 साल बाद फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से टैक्स स्लैब्स में कोई परिवर्तन हो इसकी भी उम्मीद अभी तो ये स्पेकुलेट करना, लेकिन मुझे लगता है माइनर रिलीफ मिल सकता है। एक चीज विवेक जी समझाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है बजट मेकिंग को लेके, वो किस प्रकार से रहता है, कितना इंस्ट्रक्शन आता है, किस इंटरवल पे मिलते रहता है? नहीं, देखिए जो सितंबर अक्टूबर से जो प्रोसेस शुरू होता है कि एक रिक्वेजिशन जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से सारे मंत्रालय को कि आप पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स में आपने कितना खर्चा किया वो बताइए, अगले साल का अपना एस्टिमेट दीजिए, कुछ आपको सजेशन है तो वो दीजिए। ये प्रोसेस लगभग नवंबर तक खत्म होता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे मुझे लगता है दिसंबर जनवरी में लगभग 5-6 मीटिंग्स होती हैं डिटेल्ड, जिसमें रेवेन्यू पार्ट ए पार्ट बी दोनों पे डिटेल्ड मीटिंग्स होती हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय के ऑफिसर्स और
पीएमओ के ऑफिशियल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम मिडिल क्लास को क्या राहत मिल सकती है, क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर और भी है, ग्रामीण क्षेत्रों की घटती हुई मांग। जी, उसमें भी कंसर्न जताया गया है कि भाई वहां पर जो है वो मांग जो है वो घट रही है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका सीधा असर जो है वो छोटे कारोबारियों पे भी पड़ रहा है, तो उसको किस तरह से यहाँ पर कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जो सरकार की जितनी सोशल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फोकस तो वही इलाका है, उसी इलाके के फिर भी लिए, पैसा वही नहीं आ रहा क्षेत्र के लिए नहीं। पैसा तो वो अभी जैसे उनको मनरेगा के तहत काम देने की योजना है। जी राम जी बोलिए, जी राम जी बोलिए। विकसित भारत, हाँ। जी राम जी, ठीक है, खुश है, बिल्कुल खुश है तो सर। उस योजना के तहत अभी ये भी देखना होगा कि बड़ा क्या किस तरह का। अभी तक तो ये होता था कि मनरेगा में एक सरकार एक अलॉटमेंट करती थी बजट का, और वो जाता था हर राज्य में खर्च होने के लिए। अब उसमें केंद्र सरकार का कितना अलॉटमेंट होता है, उस हिसाब से मैचिंग करनी है स्टेट्स को। और किसान सम्मान निधि योजना तो वही किसान सम्मान निधि का पैसा हो, या ये मजदूरी वाली योजना हो, या ये तमाम योजनाएं जो होती हैं वो गांव की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होती हैं। और ये होता है कि उससे लोगों के हाथ में कुछ पैसे आए तो वो पैसे फिर इकोनॉमी में लौटें। तो अगर वो पैसे नहीं लौट रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग, एक तो जो पहली नजर में हमको समझ में आ रहा है कि उसको एक इन्फ्लेशन से जोड़िए, कि लोगों के पास आप जितना पैसा भेज रहे हैं वो खर्च हो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा है उनके लिए, या तो चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो पिछले 1 साल में बढ़ा है, हाँ, उस बनिस्बत नहीं बढ़ा ग्रामीण होगा इलाकों जितना को, हमारा मतलब शहरी एक्सपेक्टेशन इलाकों में होगा। बढ़ा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 61% पे है अभी, जो कि 2012 से सबसे ज्यादा है। तो ये कहना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं, उसी में ये भी लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों की मांग जो है उसी बनिस्बत हो इकोनॉमिक सकता सर्वे है में कि लिखा हुआ है। रूरल और अर्बन में रूरल का जो परसेंटेज है वो कम हुआ हो, वो एक रीडिंग हो सकती है, लेकिन वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में ही जो ये फ्रीबीज की बात की गई या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात की गई, तो उसमें तो एक लाइन ये भी मैंने अगर ठीक पढ़ा है तो ये है कि इससे ये ना हो कि अनविलिंगनेस टू वर्क बढ़ जाए लोगों में, क्योंकि आप सीधा पैसा तो दे रहे हैं। इसमें महिला कैजुअल लेबरर्स के लिए मासिक आय का 24% हिस्सा जो है वो सीधा उनके खाते में स्कीम्स के तहत पहुंच रहा है। कुछ राज्यों में कहा गया है अपना काम जो करती हैं महिलाएं, उनकी आमदनी का 87% वो डीबीटी से आ जाता है सीधा। तो वो एक अच्छा, ये कई बार हम लोग चर्चाओं में ये बात सुनते भी हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई जैसे मनरेगा ही था जी राम जी, अब जो हो गया उसके तहत भी कई लेबर शॉर्टेज कई बार जो है रिपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे इसी से जुड़ा हुआ है। मुझे 2 चीज़ में आज बड़ा रिफॉर्म मुझे एक्सपेक्टेड है, हो सकता है मैं गलत हूं। एक तो जो ये अनाज दिए जा रहे हैं लोगों को, उसके लीकेज को दूर करने की कोई घोषणा इसमें हो सकती है, और उसके बजट में भी उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। और दूसरा, यूरिया को लेके जो सब्सिडी है, यूरिया की सब्सिडी को भी रेशनलाइज किया जा सकता है, उसको देने के तरीके पर भी विचार हो सकता है। ये 2 बड़ा चीज मुझे आज के बजट से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसका संकेत इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है। और जिस तरह की खबरें आ रही थी कि जिनको लाभार्थी को दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, उनको अब एक QR कोड चला जाएगा और उस QR कोड के दिखा के वो अनाज ले पाएंगे। सब्सिडी पर भी यही हो रहा है कि आपको मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा, और जो सब्सिडी दिया जाता है वो सीधे आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो किसान वाला इलाका है, इस बार सरकार के बजट के फोकस में वो ग्रामीण क्षेत्र रहेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवेश भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम भी हो चुका है, सड़कें भी बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। अब थोड़ा ग्रामीण इलाकों में फोकस अपेक्षाकृत ज्यादा हो। 3% से ज्यादा की, मतलब 3% की दर से ग्रोथ जो है बताई गई है कृषि सेक्टर की हो रही है। दूसरी बात एक इकोनॉमिक सर्वे में है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बात है प्रदीप जी, है कि जितनी ये सोशल सेक्टर में स्कीम्स चल रही हैं, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या किसी और मार्फत, इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी तो होनी चाहिए। ये भी उसमें जिक्र किया गया है कि फ्रीबीज की जितनी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, भाई इसका कोई ये भी तो देखे, इवैल्यूएशन भी तो हो कि आपने जिस उद्देश्य से शुरू की थी वो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, और कब तक करेंगे आप इसको। देखिए, ये शेर की सवारी होती है। इसकी तुलना अगर आप करना चाहें तो रिजर्वेशन से कर लीजिए, फिर आप केवल समीक्षा की बात कह दीजिए। भाई आखिर ये बात तो होनी चाहिए ना कि 70-77 साल हो गए, जिनको फ़ायदा जितना मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते। तो ये फ्रीबीज भी जो है वो एक तरह से शेर की सवारी है। आप शुरू कर सकते हैं, बंद करने का मतलब है कि आप उसका पॉलिटिकल खामियाजा भुगतने को तैयार रहिए। और इसके दोनों पक्ष होते हैं, जैसे अब
फ्री बीज के बारे में कहा जा रहा है कि उससे इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा है, सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और दूसरे खर्चों के लिए पैसा कम हो रहा है। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो पैसा जो है कंजम्पशन पर खर्च हो रहा है। इसी तरह की जो है आप कहें एक विरोधाभासी स्थिति है जो तमाम PSU बैंक्स बोल रहे हैं। आज ही जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया है कि सरकार जैसे इक्विटी में जो सुविधा देती है उसी तरह की छूट जो बैंक डिपॉजिट्स है उन पे मिले, नहीं तो बैंक डिपॉजिट जुटाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो लोग अपनी सेविंग्स का हिस्सा धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं इक्विटी में। तो अब ये इसके बीच में बैलेंस करना है, इसको कैसे करना है, उसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। लोग सेविंग्स जो है जो दूसरे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें ऐसा नहीं करो, अब भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ संसद भवन, उनका काफिला वहां पहुंच चुका है। कुछ देर पहले अमित शाह भी पहुंचे थे। तो अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक में बजट के लिए मंजूरी ली जाएगी। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी पहुंच चुका है संसद भवन। और उससे पहले हमने देखा था तस्वीरों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, कैबिनेट के तमाम मंत्री वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। 10:15 का वक्त है कैबिनेट की मीटिंग का, जहां पर बजट को लेकर मंजूरी ली जाएगी और फिर 11 बजे सदन के पटल पर वित्त मंत्री बजट भाषण देंगे। लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में दो और दिलचस्प बातें हैं जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई हैं देवेंद्र जी। मोटापा, जंक फूड, AI और सोशल मीडिया की बैलेंसिंग। तो इस बजट में कुछ उसको लेके भी कुछ कानून कि भाई ऐड इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, जंक फूड को लेकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूसेज को लेकर जैसे दूसरे देशों में बन रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? उसमें एक मंथन तो चल रहा था, हाँ। लेकिन उस मंथन को इस रूप में यहाँ पे कहा जाएगा इसके बारे में मुझे मतलब अभी तक कोई इंडिकेशन उस तरह के नहीं है। लेकिन ओवरऑल AI और सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लें तो वो तो बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है भारत सरकार का, और उसके लिए बजट के लिहाज से मुझे लगता है कि एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी। फरवरी में समिट भी हो रहा है AI का, तो वो एक फोकस सरकार के कॉरिडोर में अगर आप देखें तो अभी सबसे ज़्यादा जो टर्म सुनने को मिलता है AI सेमीकंडक्टर।